स्वागत है आपका विज्ञान वृक्ष पर, जो बीएससी के स्टूडेंट्स और एस्पायरिंग स्कॉलर्स के लिए ज्ञान और सफलता का एक अनोखा साथी है। हाय एवरीवन, वेलकम टू विज्ञान वृक्ष। सो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं एंड दैट इज गैसियस स्टेट। तो गैसियस स्टेट स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि मैटर क्या होता है, क्योंकि मैटर की ही एक स्टेट है गैस। ठीक है, तो मैटर क्या होता है? एनीथिंग या एनी सब्सटेंस दैट ऑक्यूपाई सम स्पेस एंड हैज सम मास, उसे आप क्या बोलते हो? मैटर। फिर हमने पढ़ा था कि स्टेट ऑफ मैटर क्या होती है, तो हमने उन्हें बेसिकली तीन में डिवाइड किया है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो वही एक स्टेट ऑफ मैटर ही गैसियस स्टेट है, जिसे हम आज के टॉपिक में स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो वहीं से स्टार्ट करते हैं कि मैटर क्या होता है और उनकी स्टेट्स को किन किन में डिवाइड किया गया है। तो जैसे मैं बात कर रही थी मैटर की, मैंने क्या बोला? मैटर क्या होता है? एनीथिंग या एनी सब्सटेंस that occupy some space and has some mass, ठीक है ना? उसे ही आप क्या बोल दोगे? मैटर बोल दोगे। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी सब्सटेंस जिसका कुछ क्या होता है, सम स्पेस होती है कि वो कुछ स्पेस लेता है, कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है और उसका अपना कुछ मास होता है, उन्हें आप क्या बोलते हो? मैटर बोलते हो। फिर इन मैटर को कितनी स्टेट्स में डिवाइड किया गया है? आपने कौन कौन सी पढ़ी है? सॉलिड, लिक्विड, गैस। वैसे प्लाज्मा भी होती है। किन मेन तीन में डिवाइड किया गया है वो देख लेते हैं। दैट मीन्स स्टेट ऑफ मैटर कौन कौन सी होती है? स्टेट ऑफ मैटर तीन में आपने डिवाइड किया है इन्हें। कौन कौन सी? पहली आपके पास होती है सॉलिड, दूसरा आपके पास होता है गैस या लिक्विड, दूसरी आपके पास होती है लिक्विड, QUID, एंड थर्ड आपके पास कौन सी होती है? गैस। ठीक है, इसी के बारे में हम आज स्टार्ट करेंगे, गैसियस स्टेट की बात करेंगे। तो इनके सबके बारे में थोड़ा थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या होते हैं। सॉलिड क्या होता है? इनका फिक्स वॉल्यूम होता है ना? फिक्स वॉल्यूम होता है एंड शेप भी इनका फिक्स होता है। फिक्स वॉल्यूम एंड शेप, ठीक है। और जो आपके लिक्विड होते हैं उनका वॉल्यूम तो फिक्स होता है, बट उनका शेप फिक्स नहीं होता। इसका क्या मतलब है कि जैसे आपने कोई भी लिक्विड लिया, जैसे आपने वाटर बॉटल ली, तो जो बॉटल के अंदर वाटर भरा हुआ है उसका शेप कैसा है? बॉटल के शेप का है। जब आपने उसी पानी को, उसी वाटर को एक ग्लास में ट्रांसफर कर लिया तो उसने किसका शेप ले लिया? ग्लास का शेप ले लिया। मतलब उनका वॉल्यूम तो फिक्स है बट उनका शेप फिक्स नहीं है। गैस में क्या होता है? इनका ना तो वॉल्यूम फिक्स होता है, वॉल्यूम फिक्स भी नहीं होता, और ना ही इनका शेप फिक्स होता है। शेप भी इनका फिक्स नहीं होता। मतलब अगर आप किसी कंटेनर में, किसी बीकर में ले लेते हो तो उसका जो वॉल्यूम होता है वो ऑक्यूपाई कर लेते हैं, और इनका कोई परफेक्ट मतलब फिक्स शेप भी नहीं होता गैसियस का। और एक अगर आप बात करते हो कि जो सॉलिड होते हैं, सॉलिड का स्ट्रक्चर अगर आपको याद हो कि हम क्या करते थे, जैसे NaCl सॉलिड का बनाते थे, NaCl फिर NaCl ऐसे करते थे ना, तो उनके जो इंटर एटॉमिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं वो ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू देयर स्केपिंग टेंडेंसी। मतलब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है इनके बीच में, वो क्या होता है? ज्यादा होता है देयर स्केपिंग टेंडेंसी के। और इनके में क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो इक्वल होता है स्केपिंग टेंडेंसी के। और इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? कम होता है स्केपिंग टेंडेंसी के। इसी वजह से ये क्या करते हैं? स्केप कर जाते हैं। इनकी स्केप करने की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, ये सारी चीजें, ये सारा बेसिक नॉलेज था जो हमने अभी तक का, मतलब हमने लोअर क्लासेस में अपने सीखा हुआ था। तो स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस से। तो गैसेस के बारे में थोड़ा थोड़ा हमने देख लिया, अभी इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है वो देख लेते हैं।
जैसे इन्होंने दिया है कि मैंने बताया कि अगर आप गैस को किसी भी एक कंटेनर में या फिर किसी एक बीकर में लेते हो तो वो उसका वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेती है जो भी उस कंटेनर का या उस बीकर का होता है, ठीक है। दैट मीन्स उनकी एक्सपेंशन की प्रॉपर्टी होती है, वो एक्सपेंड कर जाती है। दूसरा, आप उन्हें कंप्रेस भी कर सकते हो बाय अप्लाइंग प्रेशर, मतलब वो कंप्रेस भी हो जाती है अगर आपने उन पे प्रेशर लगाया है तो। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड फॉर्म। अगर आप प्रेशर लगाते हो तो एक टाइम के बाद वो जो गैस आपकी है वो लिक्विड में भी कन्वर्ट हो जाती है, या फिर आप टेम्परेचर डिक्रीज कर दो तो भी आपकी गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है, दे हैव लो डेंसिटी। लो डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है, मास पर वॉल्यूम होता है। क्योंकि इनका वॉल्यूम ज़्यादा होता है तो m/v से क्या हो जाएगा, इनकी डेंसिटी जो होगी वो लो हो जाएगी। दे हैव लोअर डेंसिटी at constant temperature and pressure. They have property of diffusion. डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है कि हायर कॉन्सेंट्रेशन रीजन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन रीजन की तरफ मूवमेंट होना, ठीक है। तो ये डिफ्यूज भी कर जाते हैं। अगर आपने कहीं पे डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन के सॉल्यूशंस ले रखे तो जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो हाई कॉन्सेंट्रेशन रीजन से लो कॉन्सेंट्रेशन रीजन की तरफ मूव कर जाते हैं। दैट मीन्स इंटरमिक्सिंग की भी प्रॉपर्टी होती है इनकी, तो डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी भी शो करते हैं। दे एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द वेसल। तो जिस भी बीकर में या जिस भी कंटेनर में, जिस भी वेसल में आपने गैस ली है तो ये कंटिन्यूसली कोलाइड करते रहते हैं, आपस में कोलाइड करते हैं। जो आपने वेसल लिया है उनकी वॉल से कोलाइड करते हैं और एक प्रेशर एक्सर्ट करते हैं उनकी वॉल्स पे। तो ये हमने प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस कंप्लीट कर ली। इनके अलावा इनके कुछ लॉज फॉलो करती हैं ये गैसेस। जैसे आपको दो टाइप की गैसेस आपने पढ़ी होंगी, एक आइडियल गैसेस होती है, एक रियल गैसेस होती है। आइडियल गैस क्या होती है, जिनमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसे आप बोलते हो वो बिल्कुल नहीं लगता, नो इंटर आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और रियल वाले में थोड़ा बहुत लगता है। तो यहाँ पे ये जो गैसेस होती हैं ये डिफरेंट लॉज को फॉलो करती हैं। कौन कौन से, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ और गै-लुसाक लॉ, बहुत सारे हैं, वहीं हम एक एक करके देखेंगे आज की क्लास में। तो पहला लॉ हम कौन सा पढ़ने वाले हैं, बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ किसकी बात करता है कि जो, एक तो पहली बात हो गई कि बॉयल्स लॉ है तो रॉबर्ट बॉयल ने ये लॉ दिया था। उन्होंने क्या देखा, उन्होंने एक गैस पर गैस के वॉल्यूम में चेंज देखे बाय अप्लाइंग द प्रेशर। उन्होंने क्या किया कि एक गैस को लिया कंटेनर में, उस पर उन्होंने प्रेशर अप्लाई किया प्रेशर अप्लाई करने पे उसके वॉल्यूम में होने वाले चेंजेस को ऑब्जर्व किया। तो उन स्टडीज के बेसिस पे उन्होंने बताया कि जो भी, अगर हमारे पास कोई गैस है तो हम उस पर अगर कोई प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं तो वो वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दैट मीन्स जो आपका वॉल्यूम होता है वो लगाए गए प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर आपने प्रेशर उस गैस पे बढ़ाया, प्रेशर ज़्यादा लगाया तो वॉल्यूम में डिक्रीमेंट होगा। और सही बात है कि आप देखोगे कि अगर आपने किसी गैस पे प्रेशर लगाया होगा, आप प्रेशर का अमाउंट बढ़ाओगे तो उसका वॉल्यूम ऑब्वियस है कि वो डिक्रीज करेगा। तो इस P और V में कैसा रिलेशन हो गया, इन्वर्स का रिलेशन आ गया। पढ़ते हैं, ये चीज उन्होंने कब देखी, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये इनका जो लॉ था ये इन्होंने किस पे देखा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे। जब हम टेम्परेचर कांस्टेंट रख रहे हैं उस टाइम पे जो गैस का वॉल्यूम है वो लगाए गए प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो द लॉ स्टेट्स वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ ए गैस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। तो V जो आपका होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा प्रेशर के। नेक्स्ट क्या है, अगर हमने V वॉल्यूम ऑफ अ गैस है एट P प्रेशर पे, ये आपका जो है हमें पता है कि अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे तो एक कोई कांस्टेंट लेना पड़ेगा। दैट मीन्स PV इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कोई कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है ना। P इधर मल्टीप्लाई किया, PV इक्वल्स टू कोई कांस्टेंट, क्योंकि अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी हटा रहे हैं तो हमें कोई ना कोई कांस्टेंट लेना पड़ेगा। यही आपका क्या है, बॉयल्स लॉ है। इफ V1 इज द वॉल्यूम ऑफ ए गैस ऑन अप्लाइंग द प्रेशर P1, मतलब अगर आपने P1 प्रेशर लगाया और जो आपका वॉल्यूम में डिक्रीमेंट हुआ है वो V1 हुआ है, और जब आपने P2 प्रेशर लगाया तो वॉल्यूम में डिक्रीमेंट जो है वो V2 है, तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा, अगर ये PV इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट है तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा, P1V1 इक्वल्स टू P2V2, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, पूरा बॉयल्स लॉ, जिन्होंने बताया कि प्रेशर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है V के। अगर हम जैसे आपने कुछ ग्राफ्स पढ़े होंगे, y इक्वल्स टू mx का ग्राफ देखें, वो कैसा बनता है, ये तो स्ट्रेट लाइन आता है ग्राफ, y इधर हो जाता है और x इधर होता है,
तो y इक्वल्स टू एम एक्स का ग्राफ कैसा आता है, ऐसा आता है। एक ग्राफ हमारे पास आता है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी का आता है। ये ग्राफ कैसा आता है, इधर y होता है, इधर x होता है, और कुछ यहाँ से स्टार्ट होता है। इतने पार्ट को आप बोलते हो इंटरसेप्ट। ये क्या हो गया, इंटरसेप्ट हो गया, या फिर यही आपका क्या हो जाता है, सी हो जाता है। अगर हमने इधर मल्टीप्लाई किया, पी वी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट आया, मतलब एक्स वाई इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, तो इसका ग्राफ कैसा बनता है, अगर इसका ग्राफ बनाए, ये हटा देते हैं ठीक है, इसका ग्राफ कैसा बनता है, एक्स वाई इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट अगर है, ये आपका P हो गया और ये आपका V हो गया, तो इसका ग्राफ कैसा आता है, हाइपरबोला। ठीक है, इस टाइप से इसका ग्राफ बनता है बॉयल्स लॉ में, P और V का इस टाइप से। ये इस ग्राफ को क्या बोलते हैं, हाइपरबोला। और ये भी कौन से पे है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे है, मतलब आइसोथर्म। मतलब हमने कांस्टेंट टेम्परेचर ले रखा है, उस टाइम पे प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में जो ग्राफ बना है वो कुछ इस टाइप का होगा। नेक्स्ट देखते हैं चार्ल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ कंप्लीट हुआ, किस पे था, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे था। एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो वॉल्यूम ऑफ द गैस होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू दी अप्लाइंग प्रेशर। जो भी आपने प्रेशर अप्लाई किया है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा वॉल्यूम। नेक्स्ट हमारे पास है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या कहता है, एट कांस्टेंट प्रेशर पे, इससे पहले हमने बॉयल्स लॉ की बात की थी, वो किस पे था, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे, वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल था पी के। चार्ल्स लॉ क्या बोलता है, एट कांस्टेंट प्रेशर पे जो आपका वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है टी के। पर जहां पे जो टी है ना वो केल्विन में होना चाहिए। अगर आप सेंटीग्रेड में लेते हो तो फिर उसका कन्वर्जन हम इसमें सीखेंगे। अगर आपने सेंटीग्रेड में लिया है तो सेंटीग्रेड से केल्विन में जाने के लिए आप क्या करते हो, 273 को ऐड करते हो ना, तो उसी से रिलेट कुछ हो रहा होगा। एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ ए गैस इंक्रीजेज और डिक्रीजेज बाय 1/273 ऑफ इट्स वॉल्यूम ऑफ 0 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब अगर हमने सेंटीग्रेड की बात की है, अगर हमने टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 या कुछ एक पर्टिकुलर ले लिया, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से T डिग्री सेंटीग्रेड तक का लेकर के गए हैं, तो जो वॉल्यूम में इंक्रीमेंट होगा वो कितना हो जाएगा, 1/273 का हो जाएगा। तो देखते हैं, इफ V नॉट इज द वॉल्यूम ऑफ ए गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड VT इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस एट T डिग्री सेल्सियस, तो उस टाइम पे जो इक्वेशन इन्होंने दी वो क्या बनी थी, VT इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ द गैस एट T टेम्परेचर इक्वल्स टू V नॉट प्लस V नॉट अपॉन में 273 इंटू टी। ये टी किस में है, सेल्सियस में है, सेंटीग्रेड में है, सॉरी सेंटीग्रेड में है। 0 डिग्री आपने क्या किया, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से T डिग्री सेंटीग्रेड आपने टेम्परेचर किया, तो वॉल्यूम आपका V नॉट से कितना हो गया, VT हो गया। ये क्या कह रहे हैं कि अगर आप टेम्परेचर में इंक्रीमेंट करते हो तो वॉल्यूम में 1/273 का इंक्रीमेंट होगा, और अगर आप टेम्परेचर में डिक्रीमेंट करते हो तो वॉल्यूम में उसी हिसाब से 1/273 का फॉल हो जाएगा, डिक्रीमेंट हो जाएगा। पढ़िए, एट कांस्टेंट, और ये चीजें किस पे रहेंगी, कांस्टेंट पी पे रहेंगी। चीजें किस पे रहेंगी, कांस्टेंट प्रेशर पे रहेंगी। एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ ए गैस इंक्रीजेस और डिक्रीजेस बाय 1/273 ऑफ इट्स वॉल्यूम ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी डिग्री राइज और फॉल ऑफ द टेम्परेचर। मतलब हर एक सेल्सियस बढ़ने पे, हर एक डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ने पे जो भी वॉल्यूम ऑफ द गैस होगा वो 1/273 या तो इंक्रीज करेगा या फिर डिक्रीज करेगा। हम बात किस में कर रहे हैं, डिग्री सेंटीग्रेड में कर रहे हैं, जब टेम्परेचर हमारे पास डिग्री सेंटीग्रेड में है। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमारे पास आ गई, इसको थोड़ा सा हमने सॉल्व कर लिया। V नॉट कॉमन ले लें इधर से, V नॉट कॉमन लेके क्या बना, 1/273 इंटू टी, या फिर V नॉट ब्रैकेट 273 प्लस टी। ये चीज क्या आ गई, VT आ गई। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द गैस एट T डिग्री सेंटीग्रेड पे इतना आ गया। हमें तो बॉक्स लेना है।
ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। अभी बोल रहा है अगर हमने यही टेम्परेचर -273 डिग्री सेल्सियस ले लिया तो क्या बचेगा। ये इक्वेशन में हमें यही पुट करना है। हमारे पास क्या आ रहा था, VT आया था हमारे पास, VT इक्वल्स टू V0 ब्रैकेट में कितना था 273 प्लस T, 273 प्लस T अपॉन में 273, ये चीज थी ना। अब हमने T क्या कर दिया, -273 डिग्री सेल्सियस कर दिया, इसमें रख दो, क्या हो जाएगा V0 ब्रैकेट 273 माइनस 273 अपॉन 273। इसका मतलब क्या हुआ, VT इक्वल्स टू क्या आ गया, 0 आ गया, ये तो कैंसिल हो गया ना, तो VT इक्वल्स टू क्या आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि T डिग्री सेल्सियस पर गैस का जो भी वॉल्यूम था वो 0 था, मतलब गैस बची ही नहीं, गैस सारी की सारी, उसका सारा का सारा वॉल्यूम 0 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, गैस बची ही नहीं। अब फिर हुआ क्या, उसका वो लिक्विफाइड हो चुकी है। तो वो टेम्परेचर जिस पर गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी उस टेम्परेचर को क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट जीरो या फिर 0 डिग्री केल्विन। दिस टेम्परेचर, कौन सा टेम्परेचर, -273 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि इस पे क्या हो चुका है, वॉल्यूम ऑफ द गैस 0 हो चुका है, एट विच द गैस गेट्स लिक्विफाइड, जिसपे गैस कंप्लीटली लिक्विड में कन्वर्ट हो चुकी है, अब उसका वॉल्यूम नहीं रह गया, गैस गेट्स लिक्विफाइड, इज कॉल्ड एज द एब्सोल्यूट जीरो। और रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, 0 डिग्री केल्विन, इस टाइप से। ओके, इसका मतलब क्या है, यहां से हमने क्या सीखा कि -273 डिग्री सेल्सियस ही हमारे पास 0 डिग्री केल्विन है, या फिर हमने क्या कहा कि माइनस का 273 डिग्री सेल्सियस ही हमारे पास क्या है, 0 डिग्री केल्विन है। हमने दोनों साइड 273 ऐड कर लिया, 273 ऐड कर लिया, यहाँ पे क्या हुआ 0 प्लस 273, तो ये तो 0 बचा, 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू क्या हो गया, 273 डिग्री केल्विन। तो या तो आप लिख लो कि -273 सेल्सियस इज इक्वल्स टू 0 डिग्री केल्विन, या 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू 273 डिग्री केल्विन। कन्वर्जन ऑफ T सेल्सियस इनटू T डिग्री केल्विन, इसमें क्या हो जाएगा, तो आपको पता है कि अगर हमने, हमारे पास जैसे हम बोलते हैं कि हमारे पास -273 डिग्री सेल्सियस है, तो इसको केल्विन में कन्वर्ट करो, या फिर -C क्यों लेना है, हम कुछ और ले लेते हैं, जैसे 25 सेंटीग्रेड है, ठीक है, इसे हमें अगर केल्विन में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करते हैं, इसमें 273 को ऐड कर देते हैं ना, ठीक है, कितना हो गया 298 केल्विन हो गया, ठीक है। यानी अगर हमें सेल्सियस से केल्विन में जाना है तो हमें इसका एडिशन करना पड़ जाएगा। तो यही चीज हमने यहाँ पे भी देखनी है, क्या होगा, T सेल्सियस को T डिग्री केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो T डिग्री सेल्सियस में अगर आप 273 को ऐड कर दोगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, T डिग्री केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। सही बात है इतनी। और जो हमारे पास ये इक्वेशन आ रही थी इसी में हम इसको पुट कर देते हैं, जो आपकी पीछे इक्वेशन थी ये वाली, ठीक है, इसे 1 ले लो चाहे, फ्रॉम इक्वेशन 1, यहां से क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 VT कितना हो जाएगा, VT इक्वल्स टू क्या था, V0 ब्रैकेट में T प्लस 273 था ना, मैंने बताया था ये वाला जो T है वो डिग्री सेल्सियस में है, 273 अपॉन में 273, ये चीज हो गई T डिग्री केल्विन, V0 इंटू T डिग्री केल्विन अपॉन में 273, ये कितना हो गया, VT हो गया। इसको कर लो बॉक्स में, ठीक है। तो VT का और इसका रिलेशन क्या आ गया, V0 T डिग्री केल्विन अपॉन 273, V0 अपॉन में 273 तो आपका क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, वो तो वैल्यू फिक्स है। और T डिग्री केल्विन, T आप वेरी करा सकते हो डिफरेंट टेम्परेचर्स पे, इनका V नोट कर सकते हो। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो आपका VT है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, T के, और ये T किस में है, केल्विन में है, ठीक है। मतलब जो वॉल्यूम है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। या आप इसे कैसे लिख सकते हो, या फिर V1 अपॉन में T1 इक्वल्स टू V2 अपॉन में T2, ठीक है। यही आपका चार्ल्स लॉ है, लेकिन कब, कांस्टेंट एट कांस्टेंट प्रेशर पर, ठीक है। ये चीज कब है, एट कांस्टेंट प्रेशर पर, एट कांस्टेंट प्रेशर पर। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा एक बारी देख लेते हैं।
v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। इसका ग्राफ कैसे बनेगा? ओ और एक लाइन आपकी आएगी ठीक है, ये हो गया आपका वॉल्यूम ऊपर और ये आपका हो गया टेम्परेचर इधर। अब ये है कि हमने इधर वाली लाइन जो है वो डॉटेड क्यों बनाई, क्योंकि ये वाला अगर आप देखोगे तो ये 0 डिग्री केल्विन हुआ, ठीक है, ये किस में आप ले रहे हो जब केल्विन में, तो ये 0 डिग्री केल्विन हुआ और 0 डिग्री केल्विन टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमने इधर डॉटेड कर दिया, बाकी स्ट्रेट लाइन बनाई है। वाई ये v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t वाला किसके सिमिलर बनेगा? y इक्वल्स टू mx वाला ग्राफ बनेगा ना, स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ बनेगा, तो ये वही वाला ग्राफ बनाया है, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं, हमने देख लिया ये कंडीशन कब की है, एट कांस्टेंट प्रेशर पे, ये कब देखेंगे? एट कांस्टेंट प्रेशर पे v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया t के। नेक्स्ट, thus according to Charles' law, at constant pressure the volume for a given mass of a gas is directly proportional to their absolute temperature, ठीक है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, तो चार्ल्स लॉ कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है एब्सोल्यूट स्केल या केल्विन स्केल ऑफ द टेम्परेचर क्या होती है, तो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए आप कौन कौन सी क्या क्या यूज करते हो, एक तो सेल्सियस यूज करते हो, केल्विन यूज करते हो, फ़ारेनहाइट भी यूज करते हो, तो हमारे पास क्या होती है एक कुछ इस टाइप की केल्विन स्केल जिसे इन्होंने बोला है होती है, जिसमें ऊपर तो आपके क्या लगे हुए होते हैं, ऊपर तो आपका सेल्सियस में दे रखा होता है और नीचे आपका केल्विन में दे रखे होते हैं, ठीक है, जैसे आप जो अपनी स्केल यूज करते हो लाइन ड्रॉ करने के लिए, ठीक है, उसमें क्या होता है ऊपर तो सेंटीमीटर में दिए होते हैं, ऐसे ही इसमें ऊपर तो किस में दे रखे होते हैं, डिग्री सेल्सियस में दे रखे होते हैं, ऊपर तो 0 डिग्री सेल्सियस में दे रखा होगा और नीचे केल्विन में दे रखा होगा, ठीक है, तो यहाँ पे 0 देख लो और इधर कितना हो गया -273 किस में, डिग्री सेल्सियस, -173 डिग्री सेल्सियस, ऐसे ही इसमें ये दिए होते हैं, ऊपर सेल्सियस में दिए होते हैं, नीचे केल्विन में दिए होते हैं। केल्विन में कितना हो जाएगा, इधर तो 0 डिग्री केल्विन ही हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा 273 ऐड करोगे आप 100 केल्विन, ठीक है, तो ऊपर आपके जो भी दिए रहते हैं वो सेल्सियस में दिए रहते हैं, नीचे जो भी दिया रहता है वो किस में होता है, केल्विन में होता है, तो टेकिंग -273 डिग्री सेल्सियस एट 0 डिग्री केल्विन, ठीक है, तो -273 कितना है आपका 0 डिग्री केल्विन है, ये चीज ध्यान रखनी है कि -273 हमारे पास कितना है, 0 -273 डिग्री सेल्सियस को ही 0 केल्विन बोलते हैं। द स्केल ऑफ टेम्परेचर ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट स्केल ऑफ केल्विन स्केल, यही आपकी क्या है, एब्सोल्यूट स्केल ऑफ एब्सोल्यूट स्केल या फिर केल्विन स्केल। केल्विन स्केल, the scale of temperature obtained is called as absolute scale of Kelvin scale. On this scale the temperature in degree Kelvin is obtained. नीचे वाला डिग्री केल्विन का आपको कैसे मिलेगा, जब आप सेल्सियस वाले में 273 ऐड कर दोगे, बाई एडिंग 273 टू द टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब डिग्री सेंटीग्रेड वाले में जब आप 273 ऐड करोगे तो आपको डिग्री केल्विन वाला मिल जाएगा, ऊपर आपको सेल्सियस में दे रखे होते हैं, नीचे आपको केल्विन में दे रखा होता है, ये आपकी ऐसी कुछ होती है, एब्सोल्यूट स्केल बोल लो या फिर इसे केल्विन स्केल बोल लो। नेक्स्ट, एवोगैड्रोस लॉ क्या था, तो हमने दो कंप्लीट किए, कौन कौन से, एक तो हमने कौन सा देखा, सबसे पहले बॉयल्स लॉ देखा, जो कि बोलता है जो वॉल्यूम ऑफ द गैस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे, उसका ग्राफ देख लिया कैसे, पीवी ग्राफ कैसे बनता है, दैट मीन्स P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 आ गया वहां से। दूसरा हमने कौन सा देखा, दूसरा हमने चार्ल्स लॉ देखा, जिसमें हमने क्या बात की, एट कांस्टेंट प्रेशर पे जो वॉल्यूम ऑफ द गैस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी के, और वो टी किस में होना चाहिए, केल्विन में होना चाहिए, वहां से हमने ग्राफ देख लिया, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आया था, या V1/T1 इक्वल्स टू V2/T2 आया था। नेक्स्ट हम कौन सा देखने वाले हैं, एवोगैड्रोस लॉ, ये लॉ क्या कहता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, मतलब टेम्परेचर भी आपका कांस्टेंट है और प्रेशर भी आपका कांस्टेंट है, तो उस टाइम पे वॉल्यूम ऑफ द गैस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स
present in the beaker या in the vessel. At constant temperature and pressure, the volume V of a gas is directly proportional to number of the molecules present in the gas. तो उस गैस के जितने number of molecule present हैं उसके directly proportional होता है क्या? Volume. That means V जो हो गया आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है N के. N क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस. 1 मोल ऑफ एवरी गैस, हमें पता है कि 1 मोल किसके इक्वल होता है? 1 मोल में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं? 1 मोल इक्वल्स टू कितना होता है? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इतने होते हैं. 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23. इसे ही आप क्या बोलते हैं? एवोगैड्रो नंबर बोलते हो या एन नॉट बोलते हो. ठीक है, तो अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, हमें टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए हैं, तो हम कैसे निकालेंगे? n इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 1 मोल, दैट इज n अपॉन n नॉट. वो आपकी क्या वैल्यू आ जाएगी? नंबर ऑफ मोल की, या जिसे आप स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हो. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए गैस में बी कैलकुलेटेड एज स्मॉल n इक्वल्स टू n अपॉन में n नॉट. n क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस प्रेजेंट इन द वेसल अपॉन में n नॉट क्या है? एवोगैड्रोज नंबर, कि 1 मोल में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है. तो अगर आप उससे डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? टोटल नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन द बीकर. एज एन नॉट इज अ कॉन्स्टेंट क्वांटिटी, वी कैन से, यहाँ से आप देख लो एन नॉट तो फिक्स है, तो स्मॉल एन आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द गैस, यानी कैपिटल एन के. तो यहाँ से क्योंकि आपने देखा वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन के, तो देखो वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन के, और यहाँ से आपने क्या देखा कि एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कैपिटल एन के, तो वी को भी हम स्मॉल एन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मान सकते हैं. ठीक है, यानी V भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है N के नंबर ऑफ मोल्स के. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसकी मीनिंग क्या हुई कि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट होंगे गैस के, कि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस प्रेजेंट होंगे बीकर में, उतना ज़्यादा उसका वॉल्यूम होगा. तो आज की क्लास में हमने 3 लॉज कंप्लीट किए. कौन कौन से थे? बॉयल्स लॉ देखा, चार्ल्स लॉ देखा और एवोगैड्रोस लॉ देखा. ये V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल N वाला. तो आज के लिए इतना ही रखते हैं. नेक्स्ट क्लास में हम थोड़े और लॉज देखेंगे जो इनके हैं. आज की क्लास के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच.